हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायर्ड एयर एंड एल्वुलर एयर की। इंस्पायर्ड एयर वो एयर है जो कि हम बाहर से लेते हैं अंदर लंग्स के अंदर। तो और ये जो एल्वुलर एयर है ये वो एयर है जो कि हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 बाहर एयर में, और जब हम उसको अंदर अपने लंग्स में ले आते हैं तो लंग्स में आके इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होकर 104 mmHg हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर 0.3 उसका पार्शियल प्रेशर होता है, जबकि अंदर हमारी लंग्स में उसका 40 होता है। तो ये जो ऑक्सीजन का ड्रॉप हुआ है पार्शियल प्रेशर में, इसके जो है वो 4 रीज़न्स हैं कि वो इसमें ड्रॉप आया है। सबसे पहला रीज़न है टेम्परेचर। जब हम ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेते हैं तो क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो वार्म हो जाती है। और चार्ल्स लॉ कहता है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। जैसे ही एयर जो है वो गर्म होगी तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो बॉयल्स लॉ कहता है कि कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर से, कि अगर जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। इस वजह से जब हम बाहर से अंदर लेते हैं तो टेम्परेचर की वजह से ये जो हमारा प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ये डिक्रीज़ कर जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी, कि जब हम जो है वो एयर अंदर आती है तो अंदर क्योंकि वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स का अपना पार्शियल प्रेशर होता है 47 mmHg का। तो क्योंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि इन सारी गैसेस का सम जो है वो 760 कांस्टेंट ही रहना है, तो अगर जो है वो उसका भी ऐड हो जाएगा पार्शियल प्रेशर वाटर का तो इस वैल्यू को तो कांस्टेंट रहना है, तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज़ होना पड़ेगा ताकि ये वाला वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। तो इसलिए जो है ये 104 डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका टोटल सम के अंदर जो है वो वाटर का भी पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होता है तो एल्वुलर एयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो जाती है। तो इन सारे सम में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो जाती है। तो सम को तो कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए जो है वो ऑक्सीजन को अपने पार्शियल प्रेशर को फिर डिक्रीज़ करना पड़ता है ताकि जो है ये 760 कांस्टेंट रहे। उसके बाद है डाइल्यूशन ड्यू टू गैसेस, और हमारी अंदर जो है वो लंग्स के अंदर और भी गैसेस मौजूद है जैसे नाइट्रोजन, उसके भी पार्शियल प्रेशर को ऐड हो जाना होता है। तो इन सारी वजह से जो है वो हमारा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो बाहर की निस्बत हमारी लंग्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है। जो प्रोसेस होता है सिंपल वो डिफ्यूजन का होता है, कि हमारी जो गैसेस होती हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन में वो लंग्स में जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो ऑक्सीजन है उसका एल्वुलाई हमारी लंग्स के अंदर 104 जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है, जबकि जो कैपिलरीज़ होती हैं जो हमारी लंग्स के अंदर जो है वो होती हैं जिसके अंदर डिफ्यूज़ होना होता है ऑक्सीजन को, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है 40। तो ये जो ग्रेडियंट बनता है 104 से 40, ये ग्रेडियंट होता है 64 mmHg। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन हायर से लोअर जो है वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में डिफ्यूज़ कर जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर 40 mmHg होता है, जबकि जो कैपिलरीज़ होती हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है हमारी बॉडी में, प्रोड्यूस होकर ब्लड में आ रही होती है, तो 46 mmHg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में ये ज़्यादा है तो ये हायर से लोअर बाहर की तरफ जो है वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, 6 ग्रेडियंट होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, कि जो डिफ्यूज़ हो रही होती हैं गैसेज उनको कौन कौन सी मेम्ब्रेन से पास होना होता है। तो सबसे पहले होती है सरफेक्टेंट की लेयर, जो कि फ्लूइड होता है हमारी लंग्स के अंदर जो कि कोलैप्स होने से बचाता है लंग्स को, उसकी लेयर होती है एक बाहर। उसके बाद जो है वो एल्वुलर एपिथीलियम होती है हमारी लंग्स की, जो है वो एपिथीलियम वाली लेयर होती है। एपिथीलियम के बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है हमारे लंग्स की। उसके बाद जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाती है, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद कैपिलरी, हमारी जो ब्लड कैपिलरी वहाँ से पास करी होती हैं उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर कैपिलरी की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। तो ये सारी जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे जो है वो डिफ्यूज़ करना होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को। पहले जो है वो फ्लूइड की, फिर एपिथीलियम की, फिर बेसमेंट, फिर इंटरस्टिशियल बीच में आ गया, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर एंडोथीलियल। तो इन सब को मिला के टोटल जो इसकी जो है वो बनती है विड्थ बनती है या डायमीटर बनता है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है कुछ जगह पे, और ज़्यादातर 0.6 माइक्रोमीटर होता है, यानी इसका डायमीटर थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती।
जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर, और उन्हीं के अंदर जो है वो ब्लड पास कर रहा होता है जिसमें आरबीसीज होते हैं, और आरबीसीज का डायमीटर होता है 7.4 माइक्रोमीटर। तो डायरेक्टली जो है वो उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता गैसेस को, वो जब जो है वो ब्लड के अंदर पहुंचती हैं तो क्योंकि जो है वो आरबीसीज वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ पे वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। उसके बाद है टर्म डिफ्यूजन कैपेसिटी का। इसका मतलब है कि कितनी जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज़ कर रही है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द पर मिनट फॉर अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 1 माइक्रोमीटर mmHg। तो ये इसको कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी, यानी कितनी हमारी जो है वो गैस डिफ्यूज़ कर रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन पर मिनट। ये इसके जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा बीच में उतनी ज़्यादा जो है वो गैस डिफ्यूज़ करेगी, डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन फ्लूइड, जितना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है वो डिफ्यूज़ करेगी। मॉलिक्यूलर वेट, अगर गैस का जो है वो वेट ज़्यादा है, भारी है कोई गैस, तो उसको डिफ्यूजन में मसला होगा, तो ये इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी अगर जो है वो मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है, वो मोटी मेम्ब्रेन है, तो वो भी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिफ्यूजन कैपेसिटी से, क्योंकि उसको मसला होगा मूव करने में गैस को। अगर हम सारे फैक्टर्स को जो है वो एक जगह लिख करके लिखें तो ये रिलेशन बनेगा कि डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट से, सॉल्युबिलिटी से, एरिया से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट एंड थिकनेस से। उसके बाद फिक्स लॉ आता है। फिक्स लॉ कहता है कि कोई भी एयर उतनी डिफ्यूज़ होगी जितना कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा उस गैस का, और जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो हर गैस का अपना होता है, अपनी कैपेसिटी होती है किसी गैस की वो कितना डिफ्यूज़ कर सकती है। तो ये जो है वो फिक्स लॉ का फार्मूला है कि कोई भी गैस उतनी डिफ्यूज़ करेगी जितना ज़्यादा उसकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि हायर से लोअर जो है वो डिफ्यूजन होती है। उसके बाद हेनरी लॉ है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी गैस कितनी जो है वो डिज़ोल्व होती है ब्लड में, वो डिपेंड करता है कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट कितना है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 20 टाइम्स ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो 20% ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता। तो इस बैलेंस से जो है वो दोनों गैसेज जो है वो डिफ्यूज़ होती हैं और ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है।